बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा तक़वी। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कस्टम न्यूज़ पर हार्डलाइन। आज हम गुफ्तगू करेंगे महकमा कस्टम में क्लियरेंस का निज़ाम। इसके लिए हमने दावत दी है अपीलेंट ट्रिब्यूनल कस्टम के साबिक मेंबर आगा शाहिद मजीद को, और जबकि हमारे दूसरे मेहमान हैं बिजनेसमैन शर्जील जमाल। आगा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आगा साहब, आपसे सवाल है कि गुज़िश्ता 70 साल से महकमा कस्टम में मुख्तलिफ क्लियरेंस सिस्टम मुतारिफ कराए जा रहे हैं। पहले वन कस्टम सिस्टम था जो कि एक मैनुअल सिस्टम था। इसके बाद 2005 में पैक्स को मुतारिफ कराया गया। फिर जो 2 जून 2011 में वीबॉक्स सिस्टम लाया गया। अब एयरपोर्ट पर एक क्लियरेंस सिस्टम मुतारिफ कराया गया है, क्लियरेंस इन द स्काई। आगा साहब, क्या हम क्लियरेंस सिस्टम ही वो तब्दील करते रहेंगे या महकमा कस्टम के तरीक़ेकार को मुस्बत बनाकर ट्रेडर्स की मुश्किलात में कमी लाई जाएगी? रज़ा साहब, कहा जाता है कि सबात एक बस तग़य्युर को है ज़माने में, तब्दीली ही ज़िंदगी का नाम है। लेकिन जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो ये देखने की होती है कि तब्दीली जो है वो प्रोग्रेस की तरफ हो, बेहतरी की जानिब हो। आपको रिकॉल करेंगे कि एक वक़्त वो था कि जब पाकिस्तान कस्टम में एक इतनी बड़ा पेपर होता था और उसकी 5 या 7 परतें होती थी जिसका नाम बिल ऑफ एंट्री था। वो इतनी चौड़ाई में था और इतनी उसकी वो ऊँचाई हुआ करती थी और उस पे दुनिया जहान की इंफॉर्मेशन हुआ करती थी और उसके पीछे जो है वो मुझे याद पड़ता है उस ज़माने में कोई 32 के करीब दस्तखत हुआ करते थे जो कि क्लियरेंस के लिए ज़रूरी हुआ करते। इस खित्ते में जो बरे-सग़ीर है, इस पे पाकिस्तान कस्टम ने सबसे पहले इम्पोर्टेंट स्टेप लिया और कस्टम कंप्यूटराइज़ेशन। इनफैक्ट कंप्यूटराइज़ेशन एक किसी भी रूडिमेंट्री फॉर्म में तो 1982 से ही कस्टम में शुरू चुकी हुई थी और फिर जब ये बिल ऑफ एंट्री को तब्दील करके पैक्स पे लाया गया तो उसको गुड्स डिक्लेरेशन का नाम दिया गया और वो एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर था। लेकिन जो भी टेक्निकलिटी थी उसकी वजह से वो आगे नहीं चल सका। तो उसके बाद फिर कोशिश की गई कि जो फॉरेन एक्सचेंज है उसको बचाया जाए। आई डोंट नो, वो इस पे एक डिबेटेबल क्वेश्चन है कि क्या पैसे खरीदिए जाते तो वो बेहतर था या पैसे ना खर्च किए गए और इंडिजिनस सिस्टम डेवलप किया गया जिसके फेवर में ये आर्गूमेंट दिया गया कि हमारी इन हाउस एबिलिटी डेवलप हुई, पाकिस्तान में इसका स्कोप बना और प्रोग्रामर यहाँ डेवलप किए गए और उसका कंट्रोल पाकिस्तान कस्टम के हाथ में है। तो फिर जो है वीबॉक आया और अब क्लियरेंस इन द एयर का जो कॉन्सेप्ट है तो एक मुसलसल प्रोग्रेस की जानिब है जो कि कस्टम जो है अपने क्लाइंट्स की बेहतरी के लिए कर रहा है। अब कोई भी सिस्टम रज़ा साहब परफेक्ट नहीं हो सकता कि उसमें हर वक़्त हर लहज़ा इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है और उस पे एतराज़ात होते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उन एतराज़ात को और उन ऑब्जेक्शंस को पॉज़िटिव स्पिरिट में लिया जाए और तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाकर उनका इनपुट वक़्तन फ़वक़्तन बनाने से पहले, ऑपरेशन के दरमियान, इनफैक्ट टेस्टिंग के दौरान, ऑपरेशन के दौरान और पोस्ट ऑपरेशन उनसे फीडबैक लेते रहना चाहिए और जूँ-जूँ उसमें सजेशन आती जाएँ तो उसको इम्प्रूव करते रहना चाहिए। तो मेरे ख़्याल में ये पाकिस्तान कस्टम हर लहज़ा बेहतरी की जानिब भी जा रहा है एज़ फ़ार एज़ कंप्यूटराइज़ेशन इज़ कंसर्न और उम्मीद रखते हैं कि वो आइंदा भी इसी तरह के इक़दामात करते रहेगा जिससे कि मज़ीद कंप्यूटराइज़ेशन और मगर इसमें ईज़ ऑफ ट्रेडर्स की डूइंग बिज़नेस हो मुश्किलात सके। में कमी तो नहीं आ रही जितनी कमी आनी चाहिए? साहब, आप को शायद वो वक़्त याद नहीं कर पा रहे कि जब बिल ऑफ एंट्री थी, उसको अगर आज के दौर से कंपेयर करें, तो मतलब इन्फिनिटी जो है ना कन्वीनियंस क्रिएट कर दी गई है अब। अब तो कम से कम ये हो गया है कि अगर आप जो एक अच्छे जो इम्पोर्टर हैं और आपके ऊपर कोई केस नहीं बना हुआ और आप अपनी गुड्स डिक्लेरेशन फाइल करें, तो आपकी जीडी 2 मिनट में भी क्लियर होकर आ जाती है।
मगर हाँ, ये देखिए, जो ये कोई भी सिस्टम जो है ना, ये डिवाइन सिस्टम नहीं है। इंसान का बनाया हुआ सिस्टम है और इंसानों ही के लिए बनाया गया है। मैंने कहा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि तमाम स्टेक होल्डर्स का इनपुट बनाने की स्टेज पे लिया जाना चाहिए, टेस्टिंग की स्टेज पे लेना चाहिए और फिर जब ऑपरेशंस है उस वक़्त लेना चाहिए। तो यकीनन अगर इसमें कोई इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है तो इनको इम्प्रूव करना चाहिए। तो ये महकमा कस्टम जो है, एफबीआर जो है, ये ट्रेडर्स से क्यों राब्ता नहीं करता है कि हम ये प्रोग्राम बना रहे हैं, इसमें क्या क्या हमें स्टेप्स लेने चाहिए? रज़ा, ये एक आइडियली एक जो भी सॉफ्टवेयर कोई भी कंज्यूमर्स के लिए या कस्टमर फैसिलिटेशन के लिए बनाया जाता है, उसके लिए एक बाकायदा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर अवेलेबल है। अब ये एक डिबेटेबल क्वेश्चन है, जैसे आपने कहा कि वो नहीं राब्ता कर रहे, उनको अगर नहीं कर रहे तो उनको करना चाहिए। इस पे किसी भी तरह का ज़ी शऊर आदमी ये नहीं कह सकता कि उनको राब्ता नहीं करना चाहिए। मैंने अर्ज़ किया कि जब ये कॉन्सेप्ट फॉर्मुलेशन स्टेज है, उसके ऊपर तो एक्सटेंसिव कंसल्टेशन ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स इज़ बट नेसेसरी। और मेरे ख़्याल में आपका ये जो चैनल है, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट किरदार अदा कर सकता है कस्टम को ये बताने के लिए। हो सकता है उनको ये वो समझ रहे हैं कि हम कर रहे हैं, लेकिन वो उस लेवल पे नहीं है जिस पे होना चाहिए। तो आपके इस प्रोग्राम की मदद से शायद उनको ये अंडरस्टैंडिंग करने में बेहतरी लगे कि हाँ, उनको मज़ीद कंसल्टेटिव प्रोसेस की ज़रूरत है। अच्छा शर्जील, ये बताइए कि पैक्स सिस्टम ज्यादा बेहतर था या विबॉक इस वक्त ज्यादा बेहतर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये बड़ी बड़ी तफसीली जो है आगा साहब ने आपको बताया कि आज से जो पहले पैक्स आने से पहले या कंप्यूटराइजेशन की सोच आने से पहले किस किस्म की चीज हम इस्तेमाल करते थे और क्या हमारे हालात थे, किस तरह लोग यूएसबी ले जाके कस्टम हाउस आते थे, फिजिकली जो है वो बिल ऑफ एंट्री को मैनिफेस्ट फाइल करने के लिए घंटों लाइनों में लगे रहते थे, और वो फ्लॉपी डिस्क का जमाना था, और वो आहिस्ता आहिस्ता जो है दुनिया इवॉल्व होती गई, इसी तरह सॉफ्टवेयर भी इवॉल्व होते गए। बेसिकली कॉन्सेप्ट यही था कि जो जो वर्क फ्लो है उसको कम किया जाए और उस वर्क फ्लो में आसानियां पैदा की जाएं और ज्यादा से ज्यादा टैक्स नेटवर्क को बढ़ाया जाए। बेसिकली पैक्स सिस्टम का एक वजह ये नहीं थी कि सिर्फ ये वजह कि जी इसकी कंप्यूटराइजेशन हो जाए। कंप्यूटराइजेशन तो ऑलरेडी पहले हो भी रही थी। तीन चार मेन कॉन्सेप्ट थे उसके। एक तो थी करप्शन, कि टैक्स पेयर का और टैक्स कलेक्टर का आपस में जो राब्ता कम से है, कम राब्ता। जो जो कॉन्सेप्ट होता था सबसे ज्यादा, जिसमें करप्शन के ज्यादा चांसेस होते थे, उसको खत्म किया जाए, 100% खत्म किया जाए। दूसरा कॉन्सेप्ट ये था कि ऐसा डेटाबेस बनाया जाए जिसका हम ऑडिट और रिकॉर्ड जो है आसानी के तौर पे ले सकें और कर सकें। रेवेन्यू इम्प्लीकेशन उसके अंदर अच्छा, हैं, आप चूंकि कह रहे हैं करप्शन का अंसर खत्म किया गया, मगर अभी भी करप्शन। सबसे पहला सबसे पहला मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि आखिर हम पहले भी कंप्यूटराइजेशन की तरफ थे, मगर हम क्यों आए ऑटोमेशन की तरफ, और हमने वजह क्या थी पैक्स बनाने की, मैं वो बता रहा था आपको। पांच पांच बड़ी वजह थी जो मैं बता रहा था। पहली वजह तो मैंने आपको बताई करप्शन। दूसरी वजह मैंने आपको बताई कि ऑडिटिंग, चूंकि कस्टम डिपार्टमेंट वाहिद डिपार्टमेंट है जो व्हाइट कॉलर क्राइम या ऐसी चीजों के ऊपर काम करता है पूरी दुनिया का, जिसमें डॉक्यूमेंटेड और जो है डाटा जो है वो मेन सोर्स होता है किसी भी चीज को एवेल्युएट करने को। तो डाटा ही हमारे पास सिक्योर नहीं था। पहले डाटा जो है वो 10-10 फ्लोरों के अंदर और वो रूमों के अंदर बोरियों में बंद होता था, और ढूंढने के लिए एक आरसीडी आरएमडी क्या थी सर डिपार्टमेंट था, आरसीडी डिपार्टमेंट था, क्या था सर वो? नहीं, वो एमसीडी, आर मैनिफेस्ट एमसीडी मैनिफेस्ट क्लियरेंस हाँ, डिपार्टमेंट। क्लियरेंस डिपार्टमेंट, हाँ जी जी। तो एक एमसीडी डिपार्टमेंट होता था जो हाँ। डाटा रिट्रीव करने के लिए, और वो सारा होता था। वो तो सारा उसके एट बाद द मर्सी उसका ऑफ वन क्लर्क। हाँ वो सारा ऐसे, और फिर बिल ऑफ एंट्री उसमें ओरिजिनली गायब भी हो जाती थी खराब मतलब हो वो गए थे। मिलती भी नहीं किसी को। अच्छा, तो होता यह था कि डाटा चोरी हो जाता था हमारा। और दूसरी वजह ये थी कि ड्यूल टाइम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि एक क्लियरेंस कराने के लिए आपको 13 से 14 दिन लग जाते थे, कोई भी क्लियरेंस कराने के लिए। उसके अंदर इतने मजीद स्टेप थे, तो एक ड्यूल टाइम को कम करना था, दूसरा प्रोसेस को आसान बनाना था, तीसरा जो है ना कि आप चाहते थे, हम ये चाहते थे कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा लोग रजिस्टर्ड हों, उनको आसानी हो, ये जो अजादारी है ये खत्म हो जाए और ग्रास रूट लेवल पे जो है वो सहूलत मिल सके। ये थी कॉन्सेप्ट पैक्स के आने की। पैक्स आया, पैक्स
कामयाब भी रहा, 10 साल चला वो, कस्टम्स ने उसको वजह ये थी, मेरी वजह तो उसमें ये है, बाकी मुख्तलिफ लोगों की वजह है। मुझे तो लगता ये था कि पैक्स को बना के इम्प्लीमेंट करने के बाद कामयाब नहीं करवाया गया। उसकी वजह यही लगती थी कि उससे करप्शन कम हो रही थी, या लोगों को ये तकलीफ थी कि हमारी अथॉरिटी चैलेंज हो रही है। कस्टम्स के अफसरान को ये प्रॉब्लम हो गई थी कि जी इसमें तो हमारी कोई अथॉरिटी नहीं है, हम तो कोई चीज चेक एंड बैलेंस ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो पूरा सॉफ्टवेयर बना था पोस्ट क्लियरेंस ऑडिट की वजह से कि आप अभी छोड़ दें, बाकी आप पोस्ट क्लियरेंस के स्टेज पे आप इसको पकड़ लीजिएगा, क्लियरेंस के टाइम पे इसको ना रोकें। हमारा माइंडसेट ये था कि हम क्लियरेंस के टाइम पे, चूंकि अरसे से कस्टम में क्लियरेंस के टाइम पे जो है वो चेकिंग रहती थी, ब्लफ एंट्री की चेकिंग, और एक करप्शन भी उसके अंदर बड़ा रीजन था। तो ये वजह थी कॉन्सेप्ट लाने की, फिर उसको रोल बैक कर दिया गया। अच्छा रोल बैक करने आगा साहब मुझे बताइए, कस्टम क्लियरेंस के लिए एक यूजर आईडी की जरूरत होती है। अच्छा, आईडी के हुसूल में मुश्किलात का सामना भी होता है। इस तरीके कार को किस तरीके से आसान बनाया जाए, कुछ आप बताएंगे? देखिए, जब भी आप किसी सिस्टम से इंटरेक्ट करते हैं तो आपका पहचाना जाना ज़रूरी है सिस्टम के लिए, और उसके लिए जो है वो यूज़र आईडी जो है उसका होना ज़रूरी है। और यूज़र आईडी यकीनन जब आप जारी करते हैं तो आप अगर एक बहुत ही आम यूज़र आईडी जब हम इस्तेमाल करते हैं जीमेल के लिए या फेसबुक के लिए, वहाँ भी आपको अपना नाम, उम्र, आपकी टेलीफोन नंबर, ये चीज़ें देनी पड़ती हैं। लेकिन चूँकि यहाँ पर तो आप एक डाटा इनपुट करेंगे और उस डाटा की इनपुट करने को आपका डिक्लेरेशन समझा जाएगा, तो इसलिए आपकी प्रॉपर शनाख्त बहुत ज़रूरी है। आपकी आइडेंटिटी जो है वो सिस्टम का आपकी आइडेंटिटी को जानना बहुत ज़रूरी है। तो वो तमाम डाटा आपसे लेता है, और ये कोशिश इनकी है कि वहाँ आके आप खुद अपना बायोमेट्रिक कराइए, ताकि कल को अगर कोई मिसडिक्लेरेशन का या इस किस्म का कोई ऐसा डिक्लेरेशन दिया जाए जिसको आप कहें कि मैंने नहीं दिया, तो वो उसका काउंटर किया जा सके कि ये आपकी यूज़र आईडी पे, जो कि आपकी बायोमेट्रिक के वेरिफिकेशन के बाद आपको जारी की गई थी, तो उससे ही ये लोड किया गया है, तो इसलिए आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। अब जहाँ तक उसका ताल्लुक है कि उसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है, यस, यकीनन जब वो आप प्रॉपर शनाख्त करते हैं तो उसका थोड़ी सी प्रोसेस जो है वो लंबा हो जाता है, लेकिन उसका मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि आप अपने यूज़र्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करें। अगर कहीं मेरे ख्याल में तो कस्टम ने बहुत नाइसली जो भी यूज़र आईडी इशू करने के लिए एक चेकलिस्ट जारी कर दी। कोई भी शख्स उस चेकलिस्ट को पूरा करता है, खुद से चला जाता है, बायोमेट्रिक कराता है, तो उसको वो यूज़र आईडी दे देते हैं। जहाँ तक इसका ताल्लुक है कि यूज़र आईडी को इशू करने के बाद ब्लॉक कर दिया जाए या उसको कोई 10 दिन या महीना या 2 महीने इस्तेमाल ना करने पे ब्लॉक कर दिया जाए, उसके पीछे भी उनका लॉजिक है, लेकिन वो कोई कन्विंसिंग सी चीज़ नहीं है। उससे यकीनन जो यूज़र्स हैं उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है, और उसको कस्टम के अफसरान बाज़ औक़ात ऐसा लगता है कि हाथ मरोड़ने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, जो नहीं होना चाहिए। तो यूज़र आईडी का सस्पेंड करना भी, अब तो हाई कोर्ट ने बाकायदा इस पर डिसीजन दे दिया है कि यूज़र आईडी का जो सस्पेंड करना है उसको भी आप बाकायदा शोकाज नोटिस दिए बगैर नहीं कर सकते। तो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता रज़ा साहब इम्प्रूव कर रही हैं और यकीनन बेहतरी की जानिब ही जा रही हैं। मैं फिर कहूँगा कि आपकी एक अच्छा इनिशिएटिव है, आपने जो ये प्रोग्राम शुरू किया, इससे कुछ इश्यूज जो हैं वो डिबेट होंगे, उन पे गुफ्तगू होगी, वो लाइमलाइट में आएंगे, और उससे कस्टम जो है यकीनन फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा अगर वो चाहें तो। अच्छा शर्जील, आप क्या कहेंगे यूजर आईडी के उसूल के तरीक़ेकार को आसान बनाने के हवाले से? देखिए, यूजर आईडी के तरीक़ेकार मैं तो कहता हूँ सबसे आसान होना चाहिए, चूंकि ये पहला स्टेप है किसी भी टैक्स नेटवर्क में आने का। जैसे आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं कर सकते अगर आपके पास वीबॉक की यूजर आईडी नहीं है। ये तो बहुत बड़ा सवालिया निशान है, जो कि इंपोर्टर और एक्सपोर्टरों को समझना चाहिए कि ये टोटल इलीगल है।
क्योंकि कस्टम एक्ट में कोई ऐसी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है कि अगर आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको यूजर आईडी ही की जरूरत होगी, वरना आप कर नहीं सकते। हमने क्या किया, यूजर आईडी की आड़ में कस्टम ने इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी हैं एक आम इंपोर्टर और आम एक्सपोर्टर के लिए कि वो बेचारा ना इंपोर्ट कर सकता है ना एक्सपोर्ट कर सकता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं यूजर आईडी लेना चाहता हूं आज, तो कम से कम मुझे 2 महीने की कोई 10 दफा की विजिट के बाद यूजर आईडी मिलती है। पहली नहीं वजह नहीं, तो आप मुझे इस बात से, आप गलत कह रहे हैं कि 10 दिन 2 महीने लग जाएंगे या 1 महीना लग जाएगा। मेरे ख्याल में 1 हफ्ते में मिल जाती है, मैंने खुद मुशाहिदा किया है इसका। 1 हफ्ते में नहीं मिलती। या आपको 1 हफ्ते में डॉक्यूमेंट्स जमा कराने होते हैं, फिर वो आपको एक टाइम देते हैं, उसमें आपको बुलाया जाता है। उसके बाद वो टाइम लेने के बाद उनको मैं ये प्रॉब्लम ये अपने होती जाती है, तजर्बा बता रहा हूँ आपको। आपका होगा, मगर मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं जिनकी मैं यूजर आईडी लेता हूं, हमें तो 1-1, 2-2 महीने लग जाते हैं लोगों की यूजर आईडी लेने के लिए। बिल्कुल आपका, चूंकि आप सहाफी हैं, आपको जल्दी दे देते होंगे कि आप टीवी पे ला देंगे। हम जो आम पब्लिक है उसको तो बिल्कुल जल्दी नहीं दिया जाता। दूसरा जो मसला यूजर आईडी का सबसे बड़ा ये है कि यूजर आईडी इशू करने के लिए उन्होंने मुख्तलिफ कागजों को और कॉम्प्लिकेट कर दिया। मेरा तो कहना यह है कि यूजर आईडी लेने के लिए आसान रास्ता अख्तियार किया जाए, फौरी तौर पर यूजर आईडी इशू हो जाए। कस्टम वालों में पता नहीं ये बात सोच कोई पिछले 5-6 सालों से आ गई है, क्या जो कि बड़ी अहमकारा तरीकेकार बताएं आप, क्या तरीकेकार होना चाहिए? तरीकेकार यही है कि अगर आपके पास एनटीएन है, सेल टैक्स है, आपके पास प्रेमिसेस है, आपके पास बिजली का बिल है, आपके पास अगर कुछ चीजें ऐसी है जिससे आप वेरिफिकेशन हो रही है, नादरा का शनाख्ती कार्ड है और आप अगर बायोमेट्रिक दे रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको यूजर आईडी ना देने में कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। मगर कस्टम इससे ज्यादा मजीद डॉक्यूमेंट्स मांगता है। एक, वो कहता है आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नहीं है, तो आप पहले चैम्बर ऑफ कॉमर्स से रजिस्टर होके आए। भाई मैं नहीं होना चाहता चैम्बर ऑफ कॉमर्स से रजिस्टर्ड, आप मुझे बोलते नहीं आप होके आएंगे तो आपकी एलिजिबिलिटी होगी वरना नहीं होगी, जो कि मुझे एक मजाक शायद बात लगती है। नहीं शजीद, मेरे ख्याल में अब इस तरह की नहीं, वो एक जो है ना चेकलिस्ट वो जारी कर दी गई है, उसमें ये जो चैम्बर की शायद मेंबरशिप वगैरह उसको अब शायद डिलीट कर दिया गया। ये उस वक्त की बात है जब कंप्यूटराइजेशन नहीं थी या इनिशियल स्टेज के ऊपर थी, तो वो सिर्फ ऑथेंटिकेशन के लिए कि ये शख्स जो है किसी ट्रेड एसोसिएशन का या किसी चैम्बर का बाकायदा मेंबर है और उसकी आइडेंटिटी के लिए। और आज भी है, वो मैं आपको वही कह रहा हूँ, आज भी अच्छा, है। अगर है तो फिर इनको कंसिडर करना चाहिए कि इस तरह की चीजों को कम कर देना चाहिए। नहीं सर, ये तो कुछ भी नहीं है, फॉर्म 188 मांग लेते हैं। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो वो चीजें हैं जो मतलब मुझे तो समझ में नहीं आती मांगते क्यों हैं। कहते हैं फॉर्म 188 लेके आए इनकम टैक्स के अंदर, जो कि आपके पास ऑनलाइन अवेलेबल है। उसके बाद आपसे कहते हैं कि जी आप जो भी चीज लेके आ रहे हैं वो सारी चीजें जो हैं वो वेरीफाई करें, और एक डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन के लिए 2 अलग डॉक्यूमेंट मांग रहे होते हैं। मैं तो ये बात कह रहा हूँ कि मेरा अपना कहना ये है कि वो जो भी मांगते हैं अपनी तरफ से मांगे। मेरा कहना मुझे ये है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने सिर्फ कस्टम पे तनकीद करनी है, कोई अच्छाई की बात नहीं करनी। नहीं कोई अच्छा काम ये करे तो जो मैं करता होगा। नहीं रजा, जो तनकीद करते हैं ना वो उस सिस्टम से कंसर्न्ड होते हैं ही तो तनकीद करते हैं, और वरना तनकीद हर शख्स नहीं कर सकता। जो उस शख्स को, जो उस सिस्टम को क्रिटिकली देख रहा होता है और उसमें इम्प्रूवमेंट करने का मुतमन्नी होता है, वही उस पर तनकीद करता है। सर मैं आपको और बताऊं, इसको एक पॉजिटिव लेना चाहिए। प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे तदवीर साहब, शायद उन्होंने वीबॉक की एक किताब भी लिखी थी। मैंने उनको खत लिखा और मैंने कहा कि यूजर एक्सेप्टेंस कमेटी होनी चाहिए। आपके पास यूजर एक्सेप्टेंस कमेटी नहीं है, आप जो मॉड्यूल बनाते हैं, डेवलपर ही जो है वो मॉड्यूल को वेरीफाई कर देता है, तो आपका सिस्टम जो है वो बेहतर होने में बहुत टाइम लगेगा। तो आपको यूजर एक्सेप्टेंस कमेटी बनानी चाहिए। उन्होंने बनाई, मैं उसमें गया भी, मगर वो आपस में पराल ने उसको चलने नहीं दिया। इसलिए नहीं चलने दिया कि पराल नहीं चाहती थी कि वो यूजर एक्सेप्टेंस कमेटी चले और वो मॉड्यूल्स बेहतर हो सके, क्योंकि उनकी आजादारी खराब होती है। इसी तरह कस्टम वालों को भी यही प्रॉब्लम होती है। मैं यूजर आईडी पे आपको बता रहा था, ये तो एक अलग टॉपिक है पूरा। यूजर आईडी को मैं बता रहा था, यूजर आईडी को जितना मैंने करीब से देखा है, ये कॉन्सेप्ट गलत है कस्टम का। कस्टम कहती है कि यूजर आईडी मिल जाएगी तो हमारे सॉफ्टवेयर को मिसयूज किया जाएगा। उन्हें अपने सॉफ्टवेयर पे भरोसा करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आसानी पैदा करें, लोग आए सॉफ्टवेयर में आए ताकि लोगों को इनकरेज किया जाए। तो गलतियां सबसे होती हैं, अंडरस्टैंडिंग के इश्यूज सबके साथ होते हैं, मगर ये कहना कि हम आईडी नहीं इशू करेंगे, हम आईडी ब्लॉक कर देंगे, ये हमारी आईडी मिसयूज कर लेंगे, मेरे ख्याल से तो अपनी नाकामी की एतराफ है, बाकी तो कुछ भी नहीं है। अच्छा आगा साहब, मुझे ये बताइए, कस्टम बाज़ औक़ात जो है ऐसे मॉड्यूल डाल देता है वीबॉक में या कोई भी क्लियरेंस सिस्टम है कि जिसके तहत परेशानी बढ़ जाती है। जैसे कि अभी गुज़िश्ता दिनों इन्होंने एक ऐसा मॉड्यूल डाल दिया है कि जो कंटेनर 6 माह तक आपके मुल्क में है, अगर 6 माह से ज़्यादा का अरसा हो जाएगा तो उस पे
उन कंटेनर पे बरामदात नहीं की जा सकती, वो खुद ब खुद ब्लॉक हो जाएंगे। और ये कोई इत्तला नहीं दी है और कस्टम ने इसमें डाल दिया, क्या ये कस्टम का इकदाम दुरुस्त है? रजा, मुझे इसका जो आपने अभी बताया इस डेवलपमेंट का नहीं मालूम है इसके पीछे क्या लॉजिक है, लेकिन जिस तरह अभी शर्जील ने कहा कि और मैं भी पहले कह चुका हूँ कि जो भी आप तब्दीली लेकर आए, जो भी मॉड्यूल आप बनाएं, उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को किया जाए। एक्सेप्टेंस कमेटीज बनाई थी, उनको फाल करके उसमें इसको बाकायदा पेश किया जाना चाहिए। अब ये मालूम नहीं है कि ये जो 6 माह जो कंटेनर यहाँ रहेगा, लेकिन उसके पीछे कोई ना कोई उनका लॉजिक होगा कि जी उसमें उसकी लोकेशन का या उसके कोई मिसयूज का मुझे बादी नजर में तो नजर नहीं आ रहा है कोई इस किस्म की चीज, लेकिन उनके पास कोई यकीनन लॉजिक होगा। मुझे ना इस डेवलपमेंट का पता है, लेकिन आई एम विद यू, यस, कि उनको तमाम यूजर्स को कॉन्फ्रेंस में लेके अगर कोई तब्दीली करनी है तो तमाम को वेल इन एडवांस बताने का और उसको क्योंकि पब्लिसाइज इसकी करने इसकी का। वजह से जो है पूरी एक्सपोर्ट जो है वो रुक गई है। और हमारे वजीर आजम का भी यही है कि एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए, मगर इस इक़दाम बिल्कुल, ये एक्सपोर्ट के बगैर तो मुल्क नहीं। मगर मैं आपको मिसाल ऐसा लग देता रहा है हूँ कि एक, एक्सपोर्ट खत्म की जा रही है। रजा साहब मैं आपको मिसाल देता हूं। मैं ये रिटर्न मैंने लिख के दिया था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। इन्होंने एक आई फॉर्म का निकाला कि जी जो भी बिल ऑफ एंट्री फाइल होगी या गुड्स डिक्लेरेशन फाइल होगी, उसमें एक आई फॉर्म होना चाहिए, और वो आई फॉर्म जो है उसके बगैर आप जीडी फाइल नहीं करेंगे। आप यकीन मानेंगे वो आइडिया किसका था? आप लोग को मैं हैरान कर दूं कि ये आइडिया एक सॉफ्टवेयर डेवलपर पराल के एक लड़के का था। उसने कहा कि हम ऐसा मॉड्यूल बनाते हैं, चूंकि मैं उसका खुद गवाह हूं इसलिए मुझे मालूम है। स्टेट बैंक ने एक रिक्वायरमेंट भेजी कि जी आप हमें डॉक्यूमेंट कर दें। लोग ड्यूल रेमिटेंसेस भेज देते हैं, चूंकि ड्यूल रेमिटेंसेस भेजने की वजह से हमारे पास रिकॉर्ड जो है वेरीफाई नहीं होता, और अगर हम पेपरली वेरीफाई करते हैं तो हमें बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसा मॉड्यूल बना दें कि जी वो हम डॉक्यूमेंटेड कर दें। उन्होंने कहा जी बिल्कुल हम आपका मॉड्यूल बना देते हैं। तो जो ई फॉर्म था बेसिकली उसको उन्होंने आई फॉर्म कर दिया। पहले ई फॉर्म उन्होंने बनाया हुआ था, अब जब उसको उन्होंने आई फॉर्म किया, रजा ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ई फॉर्म ये तो पाकिस्तान, एक्सपोर्ट के लिए इस्तेमाल होता है, आई फॉर्म इंपोर्ट। एक्सपोर्ट से जी जी, मगर इंपोर्ट के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि पाकिस्तान को अब तक जितना नुकसान हुआ है वो सिर्फ आई फॉर्म की वजह से हुआ है। वही मैं आपको समझा रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे आप मौका दे दें। ई फॉर्म हमने किया था, इसलिए किया था कि हम फॉरेन रेमिटेंस को रिकॉर्ड करना चाहते थे, इसलिए हमने ई फॉर्म का मॉड्यूल डाला। स्टेट बैंक को प्रॉब्लम आई कि जी चूंकि रिक्वायरमेंट आ रही है इंटरनेशनली, हमें जो है अपनी जो इंपोर्ट कर रहे हैं उसका भी डॉक्यूमेंट करना चाहिए और वो वेरीफाइबल हो। उनका बिल्कुल ठीक है, हम ई फॉर्म को आई फॉर्म कर देते हैं। उन्होंने ई का नाम आई किया और वही फॉर्म जो ई फॉर्म के वक्त आपको मौजूद था उसको थोड़ा बहुत चेंज करके इंपोर्ट के लिए अवेलेबल कर दिया। उस वक्त मैंने ये कहा था कि आप इसको डॉक्यूमेंट करने के लिए तो बिल्कुल करें, मगर इसको मैंडेटरी ना कर दें जीडी फाइलिंग के वक्त पे। उन्होंने जानबूझ के इसको मैंडेटरी कर दिया जीडी फाइलिंग के तौर पे, उससे नुकसान क्या उसकी हुआ? वजह से लोगों के लाखों, एक तो बिल्कुल एडवांस उन्होंने बिल्कुल बताया नहीं, 3 महीने 1 महीने 15 दिन का टाइम दिया और कहा कि जी हम इसको आई फॉर्म को इलेक्ट्रॉनिकली कर रहे हैं, इसके बगैर गुड्स डिक्लेरेशन फाइल नहीं होगी। पहली बात। दूसरी बात, कानून में उसकी गुंजाइश ही नहीं है, उसकी लेजिस्लेशन ही नहीं है। जब किसी चीज की लेजिस्लेशन नहीं है, आप उसको सिस्टम पे कैसे डाल सकते हैं, उसको मैंडेटरी कैसे कर सकते हैं? सिस्टम पे आप भले भी डाल दें फॉर रिकॉर्ड पर्पस, यस आई फॉर्म होना चाहिए, मगर उसको मैंडेटरी जीडी। अच्छा, इस बात को मैंने 2 साल लड़ा और 2 साल बाद किसी हद तक कन्विंस भी कर लिया। उसकी वजह से देखिए नुकसान क्या हुआ पाकिस्तान को। आप श्रीलंका को देखें, श्रीलंका से आप यूएस डॉलर 60 डेज तक नहीं भेज सकते। ये कानून उन्होंने अभी निकाला हुआ इस साल। आपके पास फॉरेन रेमिटेंस नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है, आप डीए की एलसी पे आई फॉर्म नहीं खोल सकते, आपको प्रॉब्लम आती है, आप आई फॉर्म नहीं कर पाते। लोगों को यहाँ पे उधार पे कार्गो मिल रहा होता है, लोगों को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पे कार्गो मिल रहा होता है, लोग वो कर ही नहीं सकते, उनका आई फॉर्म ही नहीं मिल सकता। तो पाकिस्तान ने अपने ऊपर खुद जो है वो एम्बार्गो लगा लिया और उन्होंने कहा कि जी हम जो है ना 60 डेज ना 90 डेज हम कुछ नहीं करेंगे, हम जो इंपोर्ट करेंगे उसके अपफ्रंट कैश पैसा देंगे। तो आई फॉर्म तो आपका अपफ्रंट पैसा कैश जा रहा है। और आगा फिर साहब, उन्होंने ये लोगों ने ये जो मिसयूज भी किया। शर्जील कह रहे हैं आई फॉर्म और ई फॉर्म, इससे मुताल्लिक आप क्या कहेंगे? ये आप इनसे मुत्तफिक हैं कि? फॉर्म का मकसद ये था कि ड्रॉबैक के साथ ये ड्यूटी ड्रॉबैक उस वक्त तक नहीं दिया जाता था जब तक कि ई फॉर्म के अगेंस्ट रेमिटेंस नहीं आ जाया करती थी। और इसी तरह उस ई फॉर्म की एक बर्थ जो है
वो मैनुअली डिटैच करके स्टेट बैंक भिजवा दी जाती थी, एक्सपोर्ट कलेक्टेड की ट्रेल किया जाता था उस पर्टिकुलर बैंक से जिसने वो इशू किया होता था, उसके साथ वो राब्ता रख के देखा जाता था कि उसकी फॉरेन एक्सचेंज आई है कि नहीं आई है। अब जब लेटली 9/11 के बाद बहुत सी तब्दीलियां इंटरनेशनल लेवल पर आई, तो उसमें एक तब्दीली ये भी थी कि जो मनी का चेंज होना है एक हाथ से दूसरे हाथ, एक मुल्क से दूसरे हाथ में, उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन ज़रूरी हुई। और फिर जब लेटली ये FATF के तनाजुर में देखा जाए, तो हमारे मुल्क के ऊपर ये था कि आप जो तमाम इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के जो फॉरेन रेमिटेंस है, वो उसका रिकॉर्ड रखा जाए। तो उसके लिए स्टेट बैंक की जो है खास के ऊपर आई-फॉर्म का जो है वो इनकॉर्पोरेट किया गया VBOX सिस्टम के अंदर। जो फॉरेन रेमिटेंस की रिक्वायरमेंट ऑफ मनी है फॉर एनी इम्पोर्ट, वो सारी की सारी जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है उनके रेगुलेशन के तहत गवर्न होती है। कस्टम एक्ट उससे ताल्लुक नहीं रखता और वो स्टेट बैंक की रिक्वायरमेंट्स है और वही इसके बारे में इंस्ट्रक्शन जारी करते हैं। तो जो अब इंपोर्ट का फॉर्म जिसका नाम इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट फॉर्म, वो स्टेट बैंक, और वो जो इंस्ट्रक्शन उन्होंने दी उसके मुताबिक ही कस्टम ने इसको जारी किया। अब यकीनन जो बेस्ट या प्रिवेलिंग इंटरनेशनल मार्केट प्रैक्टिसेस हैं, जैसे कि शर्जील, बहुत सी चीजें जो इंटरनेशनली प्रैक्टिस होती हैं और उसके तहत इंटरनेशनल ट्रेड होता है, उसको इसमें अकाउंट फॉर नहीं किया गया। वो डेलिबरेटली है या वो इनकॉम्पिटेंसी है, वो मैं इस मौके पे कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन जिस तरह शर्जील ने पॉइंट आउट किया है, जो भी क्वार्टर कंसर्न है वो इसको देखे कि क्या ये जो चीजें पॉइंट आउट की जा रही हैं ट्रेड की जानिब से, वो इसके बारे में मजीद मीटिंग्स करें और देखें कि क्या जो हमारे इंपोर्टर हैं कोई दुश्वारियां महसूस कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो क्या वो चीजें हैं जो कि इस इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट फॉर्म में इनकॉर्पोरेटेड नहीं है। अगर नहीं है तो उसको लाना चाहिए। अगर रूल्स और रेगुलेशन स्टेट बैंक के परमिट करते हैं और अगर नहीं परमिट करते तो फिर उनको बताना चाहिए कि ये इस रूल और रेगुलेशन की खिलाफ वर्जी है या इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन की खिलाफ वर्जी है, हम इसको नहीं ला सकते, ताकि जो ट्रेड है वो अपनी ट्रेड प्रैक्टिसेस को जारी रख सके। इस टॉपिक में हम आगा साहब से मजीद बातचीत करते, लेकिन हमारा वक्त हमें इजाज़त नहीं दे रहा। दोनों मेहमानों की आमद का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।